जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी कहानी कहने वाली हूँ। आप मेरी ये कहानी पूरी ध्यान से सुनिएगा। आपको ये कहानी में बहुत कुछ समझने को मिलेगा। कहानी का नाम है भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और अपाहिज, पैरों से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में कोई छोटे मोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में आगे आगे चल रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ में चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उनका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलूंगा। पंडित ने कहा ठीक है, और वह आगे ही चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंस ने मार दिया है। जैसे ही भैंस ने उससे व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव में बाहर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना था और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लगी। पंडित ने मित्र को गांव भी वहां से अभी काफी दूर था और रात्रि का समय भी होने ही वाला था। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी लग रही है और भूख भी लग रही है, हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से हम आगे सफर करेंगे। महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कोई जरूरी सामान देना है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा, यह महाकाल जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बारे में बात नहीं की। सुबह दोनों फिर से अपने रास्ता सफर तय करने लगे। फिर से वो आगे चलने लगे। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप और आगे चलिए, मैं कुछ देर में आपको मिलता हूँ, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम करके आपसे आगे मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल जाने लगा। यह कहकर महाकाल आगे बढ़ा, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वह खड़ा होकर महाकाल को देखता ही रहा कि अब वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुंचा, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहीं कहीं ना कोई नुकसान अनहोनी जरूर होती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत ही अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा कि समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना परिचय दिए तो मेरी शंका दूर हो जाएगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराजा की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी हो। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर से वो हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे ही मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो।
मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम-सा गया। पंडित सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह यमदूत हुआ तो उनकी बात भी सही होगी। मेरे कारण मेरे बचपन के मित्र के अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अच्छा है कि मैं इसके लिए वही अच्छा होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदलेगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले ही कुछ क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बात सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी कि एक साधारण व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच ही यमदूत है, वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने। इसलिए पंडित पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे आ रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैरों से अपाहिज था, इसलिए ना वो पंडित के पास पहुंच रहा था और ना ही पंडित को आवाज दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा। जैसे ही वह पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या हुआ, महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारा पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदय आघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई है। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति उसने दुगनी कर दी थी, वह तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच यह महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का भी बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। यह सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना को संदर्भ में सोचने की, समझने की और देखने का समय ही कहाँ है। पंडित ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानने ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यही है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार लोगी। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण ही नहीं था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपने मृत्यु की बात सुनकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ करता भी है। तो पंडित ने भी किया। पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उस राज्य में राजा तक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कोई ज्ञानी मंत्री है, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या को कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है और वहां जाकर राजा के सारे
घटना सुनाता है राजा को। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और सलाह मांगी। अंत से सभी विचार विमर्श करते हुए अगर पंडित की बात सही है, ये सब कहने लगे कि अगर पंडित की बात सही है तो ये तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होने वाली है, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वह दूसरे राज्य में जाएंगे ही नहीं तो मृत्यु भी कैसे होगी। मंत्रियों की सलाह राजा को ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने का आदेश नहीं दिया जाता था, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि राजा ने उसको कैद कर लिया है। परंतु पंडित डर के कारण स्वयं ही कहीं जाता नहीं था। वो इतना डर गया था तो वो कहीं जाता ही नहीं था। वो बस दिन रात अपनी ही मृत्यु के बारे में सोचता रहता था कि ये शायद सच हो गया तो क्या होगा। इसके कारण वो कहीं पर भी आता जाता नहीं था। महाकाल ने उसकी मृत्यु के बारे में बता दिया था। वो खूब डर गया था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी से ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल जाए। वो बहुत ही डर गया था और जल्दी से वो सो गया। लेकिन उसको नींद में चलने की एक बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। अंततः राजा के किस वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसको खुद को ही मालूम नहीं था। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ गया। वह उठा और जेल से निकलकर अस्तंबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसको रोका नहीं, किसी तरह से पूछताछ की नहीं। अस्तंबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चला गया। इतने ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजमहल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका, ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहर होने के कारण नींद में थे और वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहां पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पंडित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और वो राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां यह सब सुनने वाला उनका कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगने वाला था। पंडित को वहां पर बुलाया गया। पंडित को देखा तो देखते ही राजा क्रोधित हो गए और उसको फांसी चढ़ाने देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत कर उस राजा ने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा और यह भी नहीं जानता हूँ कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने भी मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और सच में होने ही जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने महाकाल से मिलने की कहानी बता दी और यह कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बात थोड़ी सत्य दिखाई दी, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बता रहा होगा। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी यह बात सच है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसे कि तुम्हें महाकाल ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की
पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे हुए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज्य का राजा ने पंडित का रहने का लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा के मेहमान बनके रह रहा था। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में यह कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं होगा। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी। इसलिए अगर दंड फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा। अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा गया तो पंडित की बिना वजह की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगा दे। इससे आपका कथन भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत से इनकी फांसी भी नहीं होगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे का सूत का फांसी का फंदा बनाया और नियम के अनुसार पंडित की फांसी पर चढ़ाने का समय भी आ गया। अभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना राजा का वचन झूठा होगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही महाकाल ने उसको कहा था कि वो खुशी खुशी चढ़ जाएगा फांसी पे, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई तो सूत का धागा टूट गया। लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से ही कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की लुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कमजोर धागों से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होता है होके ही रहता है। हम चाहे जितना भी सावधानियां बरते, जितने भी उपाय कर ले, लेकिन हर घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिससे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमेशा भविष्य जानने की क्षमता किसी को नहीं दी। भविष्य जानने की क्षमता किसी में नहीं है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सके। यह बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में पूछा नहीं होता तो वो 6 महीने तक डर के न जीता। वो 6 महीने तक खुशखुशाल जी सकता था, मगर उसने महाकाल से मृत्यु के बारे में जान लिया था। तो हमें भी भगवान ने इसीलिए हमारी भविष्य जानने की क्षमता हमें नहीं दी, वो शक्ति भी हमें नहीं दी। 6 महीने बाद उनकी मृत्यु तो हो गई थी। जो नियति ने किया था वो तो हो ही गया, इसलिए भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। मित्रों, जो मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।